हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइप्स कितने होते हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है अपना जीएसटी लॉ के अंडर। आई होप आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि ये सेकेंड वीडियो बेसिकली फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है। एंड इन केस आपने नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ आए। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इट मीन्स ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कवर करता है। बट जब भी हम सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस पर टैक्स लगाने से पहले हमें ये क्लियर करना होता है कि ये जो सप्लाई है बेसिकली ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट। तो आज की इस क्लास में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी सप्लाई या सेल हमारी इंटर स्टेट मानी जाएगी या इंट्रा स्टेट मानी जाएगी, एंड इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट का टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, राइट। देखिए, जो भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज करते हैं तो उसमें बेसिकली दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो सेल या सप्लाई हमारा इंटर स्टेट कहलाएगी या फिर इंट्रा स्टेट। तो ये दोनों टर्म आपको बेसिकली याद रखनी है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, राइट। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंटर स्टेट बेसिकली होता है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज करते हैं, तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। एंड इन केस जो हमारी सेल हो रही है गुड्स की या सर्विसेज की सेम स्टेट में हो रही है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ए का डिफरेंस आता है इंटर एंड इंट्रा में, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली आपको एग्जांपल दूं इंटर स्टेट के, तो देखिए दिल्ली में लोगों ने सुना होगा कि आईएसबीटी एक बस स्टॉप है, एंड आई होप ये हर स्टेट में बस स्टॉप होता है जिसमें आईएसबीटी नाम के साथ जुड़ा होता है। देखिए, आईएसबीटी की फुल फॉर्म होती है इंटर स्टेट बस टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली से दूसरी स्टेट की लाइक यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, या कोई भी दूसरी स्टेट की बसेस यहाँ पे आ सकते हैं। इनकेस किसी को दूसरी स्टेट जाना है तो वो यहाँ से बस की सर्विसेज ले सकता है, इंटर स्टेट सर्विसेज, ठीक है। एंड अगर मैं आपको याद करने के लिए दूसरा एग्जांपल दूं, तो जब हम 12th में स्टडी कर रहे थे तो उसको इंटर भी बोलते थे, ठीक है। जब 12th के बाद हम न्यू कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमें बिल्डिंग चेंज करनी होती है, ठीक है। तो अपने स्कूल को छोड़ के हमें जाना होता है कॉलेज में। तो इट मीन्स आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी, एंड इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एंड आपको इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन केस आपने इंटर स्टेट को इंट्रा स्टेट ट्रीट कर लिया या इंट्रा स्टेट को इंटर स्टेट ट्रीट कर लिया तो उसमें टैक्स का बेसिकली कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में आपको जो जीएसटी चार्ज करना होता है आईजीएसटी चार्ज करना होता है। बेसिकली ये जीएसटी के टाइप हैं, ठीक है। तो पहला टाइप आईजीएसटी हो गया, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा एसजीएसटी। तो अभी बेसिकली आप ऐसा समझिए कि जीएसटी 3 तरह की होती है, ठीक है। तो जीएसटी नाम तो कॉमन है बट जीएसटी के अंदर 3 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला टैक्स होता है आईजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी एंड थर्ड होता है एसजीएसटी। तो इन केस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो हम लगाएंगे आईजीएसटी, एंड इन केस आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई की कैटेगरी में आता है तब आप 2 टैक्स लगाएंगे, सीजीएसटी भी लगाएंगे, एसजीएसटी भी लगाएंगे। तो देखिए, आपको एक डाउट आ रहा होगा कि इंटर स्टेट में एक टैक्स लग रहा है आईजीएसटी एंड इंट्रा स्टेट में बेसिकली 2 टैक्स लग रहे हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखिए, टैक्स 2 कैटेगरी में डिवाइड तो हो रहे हैं बट जो इम्पैक्ट आएगा टैक्स का, जो आपका कस्टमर पे करेगा वो सेम ही रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आईजीएसटी में सपोज गवर्नमेंट ने बोला है कि 18% टैक्स लेना है, ठीक है। तो इनकेस इंटर स्टेट सप्लाई हुई, सपोज कि दिल्ली से यूपी में सेल हुई है, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा 18%, जो भी वैल्यू होगी। लेट सपोज 1 लाख रुपए का सेल हुआ तो 18% मीन्स 18,000 हम कस्टमर से जीएसटी लेंगे, ठीक है। बट इन केस लेट सपोज कि हमने दिल्ली में ही सेल किया, तो उस केस में हमें 2 टैक्स लगाने हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बट यहाँ पे जो रेट था 18%, इसको हाफ कर लेंगे, मीन्स 9% ये लगेगा एंड 9% ये। तो यहाँ पे क्या होगा, सीजीएसटी हम चार्ज करेंगे 9,000 रुपये
एंड SGST चार्ज करेंगे 9,000 रुपये, तो इन टोटल यहाँ भी हमारा 18,000 का GST का कलेक्शन रहा। ठीक है, तो इट मीन्स कस्टमर को या बिजनेसमैन को कोई नुकसान नहीं है। जैसे ये टैक्स का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। एंड देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि आपने लेट सपोज कि इंटर स्टेट था, IGST चार्ज करना था, बट आपने गलती से CGST SGST लगा दिया, तो नुकसान आप ही को होगा। रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि इन केस आपको IGST पे करना था एंड आपने गलती से CGST SGST पे कर दिया, तो आपको दोबारा पेमेंट करनी है IGST की। जो आपने गलत टैक्स पे किया था वो आप रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो इट मीन्स आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, आपको दो बार पेमेंट करनी पड़ी है। वो अलग बात है कि एक की आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। दोबारा पेमेंट करना एंड प्लस उसको रिफंड लेना बेसिकली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है एंड इसमें आपका फंड भी ब्लॉक होता है। तो मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहती है एंड आप सही टैक्स अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं, अदरवाइज आप ही को नुकसान होगा। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्लियर हो रहा है कि सप्लाई दो टाइप की होती है। पहला हो गया इंटर स्टेट सप्लाई एंड दूसरा हो गया इंट्रा स्टेट। ठीक है, दोनों को मैंने बता दिया कि कैसे आपको याद रखना है। एंड इन केस इंटर स्टेट सप्लाई होगा ट्रांजैक्शन, तो उसमें IGST से फेक ही टैक्स चार्ज करना है। एंड इन केस इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें दो टैक्स चार्ज करने हैं, CGST एंड SGST, वो भी इक्वल। यहाँ बेसिकली मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी आइटम परचेज करें लाइक मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर या कहीं से आप खाना पीना भी करें, तो वो आपको बिल देगा GST का। तो उस पर आप ज़रूर चेक करें कि उसने IGST चार्ज किया है या CGST SGST चार्ज किया है। एंड उसके बेसिस पे आप चेक करें कि उसने टैक्स सही चार्ज किया है या गलत चार्ज किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेसिकली आपको ये याद भी रहेगा ये कॉन्सेप्ट। अभी तक जो बेसिकली मैंने इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट के रिगार्डिंग आपको समझाया था वो बेसिकली एक बेसिक था। अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉ के अंडर कैसे डिफाइन होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगा या इंट्रा स्टेट होगा। तो लॉ को पढ़ना बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको जस्ट बेसिक बताया, बट लॉ में कुछ एडवांस चीज़ें भी लिखी होती हैं जो आपको समझना जरूरी है। देखिए जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटर स्टेट सप्लाई के रिगार्डिंग जो भी रूल बनाने का बेसिकली पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। एंड IGST जो एक्ट है बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। एंड अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि IGST के अलावा भी CGST एक्ट बने थे एंड SGST एक्ट बना था। ठीक है, एंड UTGST एक्ट बना था। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैं बात करूँगा इंटर स्टेट सप्लाई की, जो कि पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये बेसिकली IGST में कवर है। IGST एक्ट को पढ़ दें हम यहाँ पर। ठीक है, तो आज की वीडियो IGST एक्ट पे होगी एंड यहाँ हम बेसिकली पढ़ेंगे IGST का सेक्शन 7 जो कि बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई की। ठीक है, एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। देखिए अगर मैं सेक्शन 7 की बात करूँ तो बेसिकली सेक्शन 7 बात करता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। तो देखिए इसको आप मार्क कर लीजिए कि ये रेफरेंस दे रहा है सेक्शन 10 का, जो कि बात करता है डोमेस्टिक सेल ऑफ गुड्स की। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है। आर इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज एंड ए स्टेट एंड ए यूनियन टेरिटरी। ठीक है, शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो बेसिकली ये सेक्शन हमें बता रहा है कि कब किस ट्रांजैक्शन को हमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मानना है। एंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का मैंने क्या इंपॉर्टेंस बताया था कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे IGST लगेगा। ये सेक्शन बेसिकली बोलता है कि इन केस लोकेशन ऑफ सप्लायर जो गुड्स को सेल कर रहा है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स हो गया कि जहाँ वो सप्लाई मानी जाएगी। इसको मैं आगे भी डिटेल में आपको समझाऊंगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब हो गया जिस लोकेशन पे सेल मानी जाएगी। लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट में होते हैं तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मानेंगे, अगर एंड दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में होते हैं तो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, एंड एक स्टेट में होता है एंड एक यूनियन टेरिटरी में होता है तो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको इंडिया के मैप के थ्रू समझाया था, मैं अभी भी समझा देता हूँ और ये तीनों पॉइंट को समझाऊंगा जहाँ टू डिफरेंट स्टेट्स होंगी, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज एंड एक होगा स्टेट एंड एक होगी यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए लेट्स सपोज ये मैप है। ठीक है, तो पहली लाइन बोलती थी कि टू डिफरेंट स्टेट्स,
तो लेट्स सपोज राजस्थान से यूपी, एंड क्या आपको चेक करना है 2 डिफरेंट स्टेट में, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इट मीन्स दोनों में से एक चीज़ यहाँ होनी चाहिए एंड दूसरी चीज़ दूसरे स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई अपना राजस्थान हो, लोकेशन ऑफ सप्लायर यूपी हो, या उल्टा भी हो सकता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान है बट प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है। तो इस केस में बेसिकली इस ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ये हो गया ए, जो ए पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अब सेकंड पार्ट बोलता है 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। देखिए मैंने यहाँ पे बेसिकली यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट दी हुई है, ठीक है, आपको जो समझाने के लिए। मे बी इसमें एक कम या ज़्यादा हो। तो लेट्स सपोज एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड दूसरी है अपना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिल्ली ये रहा, दिल्ली एक पॉइंट हो गया, दूसरा चेक पॉइंट हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पहला दूसरा। तो हमें क्या चेक करना है, 2 चीज़, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन केस लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पर है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे, तो भी इंटर स्टेट माना जाएगा। या उल्टा कर लेते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर, तो भी ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट माना जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड उसमें था एक स्टेट में होता है एंड दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है यूनियन टेरिटरी में। तो लेट्स सपोज दिल्ली यूनियन टेरिटरी है एंड स्टेट राजस्थान है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज राजस्थान से दिल्ली। तो इन केस हमारा जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो राजस्थान है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। तो ये 2 डिफरेंट मतलब 1 स्टेट हो गया एंड सेकंड हो गया यूनियन टेरिटरी। तो इस केस में भी इस ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो इट मीन्स ये हो गया कि जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो किसी दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करता है तो वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट माना जाएगा, एंड इंटर स्टेट माना जाएगा तो उस पर IGST लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला सेक्शन। तो अभी देखो अगर मैं आगे चलूँ, ये पहला सबसेक्शन हमने पढ़ लिया। अब दूसरा सबसेक्शन ये बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली गुड्स इंपोर्टेड, ये इंपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। देखिए आपको हर बेसिकली जो वर्ड्स है उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा था सब्जेक्ट टू प्रोविजन सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इट मीन्स यहाँ ये प्योर बात कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, अभी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। वो अलग मैटर है कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर्विस के केस में कैसे डिसाइड होंगे। तो इट मीन्स यहाँ जो सेक्शन बात कर रहा है सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा है। तो इट मीन्स जब सप्लाई ऑफ गुड्स होगी तो ही हम ये सेक्शन चेक करेंगे। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो ये सेक्शन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लॉ का एक एक वर्ड अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर आप बहुत कंसंट्रेशन से लॉ पढ़ते हैं एंड सीखते हैं। देखिए सेकंड सबसेक्शन बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए यहाँ पे स्पेशली गुड्स वर्ड यूज हुआ है तो इसको हम गुड्स के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे। इनके सर्विस की बात होगी तो ये सेक्शन हमारे काम का नहीं है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड टू बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो यहाँ बेसिकली ये बात कर रहा है कि इन केस कोई भी गुड्स का इंपोर्ट होता है एंड वो बेसिकली जब भी वो गुड्स क्रॉस करेंगी कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, उसको मान लिया जाएगा कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। बेसिकली इंपोर्ट बोलते हैं कि आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री से कोई भी गुड्स इंडिया में लाते हैं। अभी सिर्फ मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट सर्विस का भी हो सकता है, ठीक है। तो इन केस आप इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में लाते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए लाएं या पर्सनल यूज के लिए लाएं, वो इंपोर्ट कहलाता है। मीन्स आउट ऑफ इंडिया से गुड्स आ रहा है इंडिया में, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट, ठीक है। तो इन केस गुड्स का इंपोर्ट होता है इंडिया में एंड वो क्रॉस करते हैं कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, तो उस ट्रांजैक्शन को बेसिकली इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। मतलब मान लिया जाएगा, डजंट मैटर कि प्रैक्टिकली क्या चलता है, ठीक है। तो लॉ में एक लाइन लिखी होती है शैल बी ट्रीटेड, इसका एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। लोग चाहे क्या बोल रहे हैं डजंट मैटर, बट लॉ में लिख दिया कि शैल बी ट्रीटेड मीन्स हम मानेंगे, तो इट मीन्स उस ट्रांजैक्शन को वैसा ही मान रहे हैं, राइट। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो उस केस को भी हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो 2 सबसेक्शन हमने पढ़ लिए सेक्शन 7 के। अब मैं आगे चलता हूँ एंड देखिए सबसेक्शन 3 अब हम पढ़ेंगे। एंड देखिए यहाँ पे सबसेक्शन 3 स्पेशली बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। इससे पहले बात कर रहे थे हम सप्लाई ऑफ गुड्स की।
ठीक है, तो सर्विस का मैटर होता तो हम सबसेक्शन 1 एंड 2 हमारे काम के नहीं है, जब सर्विस की बात आएगी तो हम जाएंगे सबसेक्शन 3 में। तो ये बोलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, ये देखिए दूसरे सेक्शन का रेफरेंस दे रहा है। ये भी क्या होता है, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग बात करता है। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये वर्ड लास्ट उसमें भी आए थे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी मार्क कर लो। एंड इसका इंपॉर्टेंस बहुत है जीएसटी में, मैं आगे इन पे डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई मीन्स जो सप्लायर है उसका क्या लोकेशन है, क्या एड्रेस है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स कहाँ पे उसको हम सेल मान रहे हैं। तो आर इन 2 different states, 2 different union territories and a state and a union territory shall be treated means मान लिया जाएगा as a supply of services in the course of interstate trade or commerce। तो जस्ट यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स की जगह सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर दिया है, बट पूरा जो सेक्शन की लैंग्वेज वो वही है जो हमने सबसेक्शन 1 में यहाँ पे पढ़ा था, एंड मैंने इसको आपको समझाया भी था मैप के थ्रू। तो सेम वे में इन केस लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई 2 different स्टेट्स में है तो इंटर स्टेट मानेंगे, 2 different यूनियन टेरिटरीज में है तो भी इंटर स्टेट माना जाएगा ट्रांजैक्शन, एंड ए स्टेट एंड ए यूनियन टेरिटरी है तो भी इंटर स्टेट माना जाएगा। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं लोगों को सर्विस देता हूँ कंप्लायंस की, एंड सपोज मेरा ऑफिस नोएडा में है एंड इन केस मेरा जो क्लाइंट है वो दिल्ली में है, तो इट मीन्स लोकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लायर तो मैं ही हुआ ना कि सर्विस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ हुआ, नोएडा, नोएडा मीन्स यूपी, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ मेरा दिल्ली। वो आगे मैं बताऊंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है, बट फिलहाल आप मानो कि जो रिसीवर ऑफ सर्विसेज होता है वो उसी की लोकेशन मान ली जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा दिल्ली हुआ, तो इनकी ये बेसिकली हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, बिकॉज ये 2 different स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा है। सप्लायर यूपी का है बट जो रिसिपिएंट है या प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दिल्ली का है, तो इट मीन्स इट विल बी ए इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो आगे जैसे जैसे क्लास एडवांस होती जाएगी आपको समझने में और ज़्यादा इश्यूज होंगे। तो ये समझिए अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जीएसटी की ABCD टाइप है। इन केस आपको ABCD क्लियर है नहीं है तो आपको आगे सेंटेंसेस समझने में भी इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये सबसेक्शन 10 पढ़ लिया एंड इट इज रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सबसेक्शन 4 पे आते हैं, ये बात करता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखिए यहाँ पे गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगेन हमें एक हिंट मिल रहा है कि सबसेक्शन 4 भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है। तो गुड्स का कोई मैटर होगा तो ये सबसेक्शन हमारे काम का नहीं है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्ट की रिगार्डिंग बात कर रहा है बेसिकली। into the territory of India shall be treated to be a supply of services in the course of interstate trade or commerce। तो सेम वे में जैसे सेक्शन 2 था इस सेक्शन का, जस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स की जगह इंपोर्ट कर दिया यहाँ। तो यहाँ ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि इन केस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है एंड उसका इंपोर्ट होता है, तो उस इंपोर्ट के केस में जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। लेट सपोज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई क्लाइंट मेरे पास आता है एंड उसको यूएसए का कुछ समझना है, टैक्सेशन का, कंप्लायंस का। तो मैं क्या करता हूँ, जो यूएसए में बेसिकली एक्सपर्ट्स हैं, जैसे यहाँ इंडिया में सीए होते हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ एंड वो बोलता है ठीक है मैं आपको कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होगी इस टाइप का डिटेल में कंसल्टेंसी दूंगा, बट उसके मेरे 10,000 चार्जेस होंगे, 10,000 रुपीज़। तो अब इस केस में क्या हुआ, मैं सर्विस ले रहा हूँ, मतलब मैं इंडिया में हूँ बट मैं सर्विस का इंपोर्ट कर रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस ले रहा हूँ। तो ये केस बेसिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है एंड इसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। एंड देखिए गुड्स के केस में तो बहुत क्लियर होता है कि आउट ऑफ इंडिया से गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, तो इट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बट इन केस ऑफ सर्विसेज आपको 3 कंडीशन चेक करनी है। देखिए जो भी सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, मेरे एग्जाम्पल में भी यूएसए में था, आउट ऑफ इंडिया। द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया, मीन्स मैं बेसिकली यूपी में था, ठीक है, नोएडा में, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। एंड देखिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, वो इंडिया में होना चाहिए। अब देखिए कैसे पता लगेगा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है या नहीं। तो अभी आप मान लीजिए कि जहाँ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, बट एडवांस में कराऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होना चाहिए, तो मैंने मान लिया इंडिया में ही है, तो मेरी तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये माना जाएगा इंपोर्ट ऑफ
सर्विसेज। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। एंड आगे भी चलते हैं। आगे अगेन ये सेक्शन 7 ही है। देखिए, अगर मैं आपको समराइज करूँ ये अभी तक जो भी पढ़ा है इस सेक्शन में, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बात करता था। ठीक है, सबसेक्शन 2 बात करता था इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसेक्शन 3 बात करता था सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग, एंड सबसेक्शन 4 बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग। ठीक है, नाउ इट इज सबसेक्शन 5। एंड देखिए, सबसेक्शन 5 जो बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज, या दोनों एक साथ हो। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो बात करेगा ये दोनों के रिगार्डिंग बात कर रहा है, अलग अलग नहीं करेंगे। तो इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पहला, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों एक साथ हो। ठीक है, तीनों चीजें कवर कर रहा है। व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, सप्लायर इंडिया में है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एंड दूसरी चीज बोल रहे बेसिकली यहाँ जो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंटरस्टेट सप्लाई कब मानेंगे। तो ये बोल रहे हैं अगर सप्लायर हमारा इंडिया में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो हम उसको बेसिकली इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। ये बेसिकली एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। एक्सपोर्ट के केस में ही तो ऐसा होगा ना कि जो सप्लायर है वो इंडिया में है, लेट सपोज कोई बिजनेसमैन है वो इंडिया में है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है उसकी लोकेशन को आप मान सकते हो कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो लेट सपोज कोई बंदा दुबई में है, वो इंडिया के सप्लायर को बोलता है कि ठीक है मुझे आप ऐसा करो, कुछ मशीन चाहिए। तो जो सप्लायर इंडिया में बैठा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई में सप्लाई करता है। तो इस केस में भी बेसिकली हम उसको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मानेंगे। ठीक है, इंटरस्टेट मानेंगे तो IGST लगेगा। सेकेंड पॉइंट बोलता है टू और बाई ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर। तो SEZ इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ये आई होप आपने ये वर्ड सुना भी होगा। इन केस नहीं सुना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तो इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर लेना। SEZ देखिए बेसिकली एक एरिया होता है। लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्टिकुलर एरिया को, जैसे होता है ना एक सोसाइटी बननी होती है, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी, तो उसके लिए क्या होता है एक लैंड परचेज कर लेते हैं एंड उस पर बिल्डिंग बना देते हैं 2-4 या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, एंड उस बिल्डिंग में फ्लैट तैयार किए जाते हैं एंड लोग आके रहने लगते हैं। तो उसको हम बोलेंगे ये हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो सेम वे में गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को मतलब मार्क कर लेती है कि इस एरिया में जो भी कंपनीज काम करेंगी वो उनका मेन पर्पज सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ही होना चाहिए। तो इट मीन्स जो भी कंपनी इंटरेस्टेड होती है एक्सपोर्ट में वो वहाँ पे जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करती है, अपना प्लांट लगाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट उनको कुछ कुछ बेनिफिट भी देती है उस लोकेशन पे बिजनेस करने का। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन को SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप देखेंगे नोएडा में आई थिंक फेज 2 में नोएडा SEZ करके है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको काफ़ी एरिया मिल जाएंगे जहाँ बेसिकली एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग ही बिजनेस काम करते हैं। तो यहाँ बोलना चाह रहा है टू और बाई ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। ठीक है, ये दोनों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो डेवलपर होते हैं, SEZ के डेवलपर। ठीक है, एंड ये और दूसरी बात कर रहा है SEZ यूनिट। यूनिट का मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया में कंपनी है, ये कंपनी की बात कर रहा है। तो ये बात बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ टू, चाहे तो SEZ डेवलपर को सप्लाई कर रहे हैं या फिर SEZ यूनिट को, और बाई भी बोल रहा है, या SEZ डेवलपर किसी कंपनी को कर रहा है मतलब आउटसाइड SEZ कंपनी को, या SEZ यूनिट कंपनी किसी आउटसाइड कंपनी को सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज या दोनों चीज़ें कर रही हैं। तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन को बेसिकली इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। देखिए इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। अगर मैं बात करूं, देखिए लेट सपोज ये एरिया जैसे मैंने एग्जांपल दिया नोएडा SEZ, ठीक है, तो मैं डेवलपर एंड यूनिट दोनों की बात कर रहा हूँ कॉमन। तो ये नोएडा SEZ हो गया यूपी में, एंड लेट सपोज मेरा भी ऑफिस हो गया 18 नोएडा में। ठीक है, तो अब क्या है, हम दोनों नोएडा में हैं। ठीक है, लेट सपोज कोई कंपनी मेरे पास आती है, वो बोलती है कि हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है या रजिस्ट्रेशन के बाद की फॉर्मेलिटीज़ हमें करानी है, तो एज ए कंसल्टेंट वो हमें हायर करती है। ठीक है,
तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं नोएडा से नोएडा में ही सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सपोज मैंने अपना बिल बनाया 50,000 का। तो अगर मैं बात करूँ जो जनरल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी होती है तो इंटर स्टेट मानेंगे। एंड विद इन द सेम स्टेट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई होती है एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हम इंट्रा स्टेट मानेंगे। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए ये भी नोएडा में है, मैं भी नोएडा, मीन्स यूपी में दोनों है। तो इस केस में उस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये इंट्रा होना चाहिए था, इंट्रा स्टेट सप्लाई। बट लॉ में सेक्शन 7 में लिखा हुआ है सबसेक्शन 5 के बी में कि अगर कोई SEZ 2 SEZ है, मीन्स 2 का मतलब मैं SEZ को सर्विस दे रहा हूँ, और बाई SEZ, बाई मीन्स SEZ मुझे सर्विस दे रही है, ठीक है, कोई सा भी केस हो तो उस ट्रांजैक्शन को बेसिकली इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। तो इट मीन्स लॉजिक तो ये बोलता है कि ये इंटर स्टेट है, बट लॉ में लिख दिया कि मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को फिर हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। सी बोलती है इन दी टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन दिस सेक्शन shall be treated to be supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce। देखिए इसका मतलब बेसिकली ये हो गया, लॉ ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे, इन केस कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो इंट्रा स्टेट की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस ट्रांजैक्शन को हम इंटर स्टेट मान लेंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे। अगर इंट्रा स्टेट नहीं हो रहा तो मान लेंगे कि वो इंटर स्टेट ही होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कल को कोई डिस्प्यूट हो कि लेट सपोज कभी कभी ऐसा होता है क्लियर नहीं हो रहा है कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट, तो लॉ बोलता है अगर आपको लॉ में से ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि ये इंट्रा स्टेट है तो उसको मान लिया जाएगा इंटर स्टेट है। तो सी ये हो गया। तो मैंने तीनों आपको क्लियर कर दिए, आई थिंक आपको क्लियरिटी आई होगी। तो बेसिकली सेक्शन 7 यहीं तक था, मीन सब सेक्शन 5 तक 1 2 3 4 5, ठीक है, वो सारे मैंने आपको करा दिए। एंड देखिए मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, लेट्स सपोज एक स्मार्ट रेजिडेंसी है, मीन्स एक होटल है, ठीक है। एंड दूसरा लेट्स सपोज एक SEZ है, ये अपना लेट्स सपोज नोएडा में है ये, ठीक है, ये भी यूपी हो गया एंड ये होटल भी यूपी में ही है, सपोज यूपी होटल ही इसका नाम है। तो ये होटल इसको सर्विस दे रहा है, ठीक है, या ये नोएडा SEZ इसको सर्विस दे। जो हमने सबसेक्शन ये पढ़ा था ना B5 का B, तो ये यही तो बोलता था कि चाहे आप SEZ को दो या SEZ आपको दे, इसको हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। अभी तक मैंने आपको सेक्शन 7 GST एक्ट पढ़ा दिया है एंड ये इंटरस्टेट के रिगार्डिंग बात करता था। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 8, जो कि बात करता है इंट्रा स्टेट, यहाँ आई थिंक गलत हो गया, ये इंट्रा स्टेट के रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। इंट्रा जैसे मैंने आपको पहले बताया विद इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट भी बेसिकली डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो अगर हम सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बात करता है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स wherein the location of supplier and the place of supply of goods are in the same state or same union territory shall be treated as intra-state supply। ये बेसिकली बेसिक डेफिनेशन है। ये बोलता है कि इन केस जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे, ठीक है। वो आपको पहले से भी पता था, मैंने आपको बता रखा है। तो लॉ भी यही बोलता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट। ये बोलता है कि कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स को हम इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे। कौन सी? पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। ये मैंने आपको सेक्शन 7 में भी बताया था कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम SEZ को सब सर्विसेज या गुड्स देते हैं
एंड या उनसे सर्विसेज लेते हैं या गुड्स परचेज करते हैं, तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो वहाँ लिखा हुआ है इंटर स्टेट माना जाएगा, यहाँ बोल रहा है इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बात तो एक ही है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये भी जस्ट उसको कंफर्म कर रहा है कि उसको इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे। एंड दूसरा है गुड्स इंपोर्टेड, ठीक है, इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। ये हम सेक्शन 7 में पढ़ चुके हैं। इन केस गुड्स का इंपोर्ट होता है तो उसको इंटर स्टेट मानना है। तो सेम सेक्शन 8 भी बोलता है उसको हम इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे, मतलब कंफर्म कर रहे हैं। थर्ड है सप्लाईज मेड टू ए टूरिस्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 15। बेसिकली एक नया लाइन ऐड की गई है। इन केस कोई आउट ऑफ इंडिया से टूरिस्ट आता है एंड वो इंडिया में कुछ परचेज करता है, तो उस ट्रांजेक्शन को भी ये बेसिकली इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे, उसको इंटर स्टेट मानेंगे। ठीक है, तो ये 3 ट्रांजेक्शन है जो इंटर स्टेट की कैटेगरी में आएंगे। दो हमने ऑलरेडी सेक्शन 7 में कवर किए थे, ये एक नई लाइन है तो हमें पता चला कि ये भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। एंड नेक्स्ट चलेंगे हम सब सेक्शन 2 में, ये भी इंट्रा है। ठीक है, सबसेक्शन 2 बात कर रहा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो सेक्शन 12 भी डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग बात कर रहा है। वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगेन देख रहे हो आप एक एक वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वर्ड्स का। ठीक है, डोंट वेरी, मैं आगे आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई of service are in the same state or union territories shall be treated as intra-state supply। ठीक है, देखिए जो सबसेक्शन 1 पढ़ा था वो बात करता था सप्लाई ऑफ गुड्स की, सेक्शन 8 का, एंड ये सबसेक्शन 2 है तो ये बात कर रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वो दोनों सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो उसको इंट्रा स्टेट माना जाएगा। अब यहाँ प्रोवाइडेड दैट, देखिए जहाँ भी आपको, जैसे आप आगे भी लॉ पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ आ जाए प्रोवाइडेड दैट, उसका मतलब ये हो जाता है कि जो ऊपर लिखा है उसके अलावा एक ये कंडीशन लगा रहा है। ये समझो आप एक कंडीशन की तरह काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको सेक्शन में प्रोवाइडेड दैट स्टार्टिंग में मिल जाए, इट मीन्स वो एक कंडीशन लगा रहा है सेक्शन के साथ। ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू और बाय ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और SEZ यूनिट। ठीक है, देखिए ऊपर वाला सेक्शन ये बोल रहा था कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होती है तो हम उसको इंट्रा स्टेट मानेंगे, बट इसमें प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशन दे दी या एक एक्सेप्शन दे दिया कि इन केस जो SEZ को हम अगर कोई सर्विस देते हैं, ठीक है, या उससे कुछ सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली इंट्रा स्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इंट्रा स्टेट में। देखिए ये तो सर्विसेज के रिगार्डिंग है एंड सेम लाइन लिखी हुई थी गुड्स के रिगार्डिंग, सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाई SEZ। ठीक है, तो SEZ की अगर मैं बात करूँ, SEZ को चाहे हम गुड्स का सेल या सप्लाई करें या सर्विसेज का करें, वो बेसिकली हमेशा अपना IGST की कैटेगरी में आएगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बेसिकली ये 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं सेक्शन 8 में। पहला एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर ए पर्सन हैज़ एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट आप बोल सकते हैं कंपनी को, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड होंगी। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स कंपनी। वेयर ए पर्सन हैज़ एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, एक कंपनी इंडिया में, एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। बोल रहा है ए पर्सन, मतलब एक ही बंदे की बात कर रहा है ये। तो लेट सपोज मेरी कंपनी इंडिया में भी है एंड दूसरी मेरी कंपनी आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, ये एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब ये बात कर रहा है लेट सपोज एक कंपनी मेरी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, दूसरी जो कंपनी है वो किसी दूसरी स्टेट या दूसरी यूनियन टेरिटरी में, उसकी बात कर रहा है। एंड थर्ड बोल रहा है एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
एक कंपनी मेरी एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, एंड जो एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट है रजिस्टर्ड विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, विद इन दैट मीन्स सेम स्टेट की बात कर रहा है, then such establishment shall be treated as establishments of distinct person. Distinct person means अलग अलग बंदों की वो कंपनी मान ली जाएगी। अब देखिए इसको मैं अगर समराइज करूँ, ये बोल रहा है कि जहाँ कोई एक पर्सन मीन्स जिस पैन कार्ड वाइज बात कर रहा हूँ, चाहे वो लेट सपोज मैं हूँ तो मेरा एक पैन कार्ड होगा, मेरी चाहे कितनी भी कंपनी हो वो उसी पैन कार्ड पर रजिस्टर्ड होंगी। इन केस मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूँ, पार्टनरशिप बनाता हूँ, या दूसरी जिनका अपना पैन कार्ड होता है उस टाइप के रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, एंड सभी को राइट्स होता है कि वो या तो सेम स्टेट में अपनी दूसरी ब्रांच डाल लें या कंपनी डाल लें, या किसी दूसरी स्टेट में डाल लें, या इंडिया से बाहर अपना कोई कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर सकते। तो ये बेसिकली सेक्शन तीनों सिचुएशन कवर कर रहा है। एक बेसिकली हमने एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है एंड दूसरी आउटसाइड इंडिया सेम पर्सन की, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है एक स्टेट में है एक एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी स्टेट में दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है सेम स्टेट में हमारी एक से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो ये तीनों को बोल रहे हैं कि वो ट्रीट की जाएंगी अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट। मीन्स ये बेसिक का मेन मोटिव है सेक्शन का, ये कहना चाह रहा है लेट सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, ठीक है, उसने अपनी एक कंपनी डाली हुई है यूपी में, दूसरी डाली हुई है दिल्ली में, या मे भी पॉसिबल सेम स्टेट में हो या आउटसाइड इंडिया हो। तो इसमें क्या होता है, लेट सपोज रिलायंस यूपी ने रिलायंस दिल्ली को सेल किया। लेट सपोज रिलायंस दिल्ली में किसी आइटम की शॉर्टेज हो गई, तो उन्होंने बोला रिलायंस दिल्ली से कि हाँ जी आप ऐसे करो, आप 1 लाख रुपए का माल दिल्ली पहुंचा दो, यहाँ पे कस्टमर खड़े हैं। तो रिलायंस जो यूपी होगा बेसिकली वो माल दिल्ली जो पहुंचाएगा, वो ये नहीं कह सकते हाँ जी ये भी तो हमारी कंपनी है यूपी वाली, तो इसमें हम सेल के बिल नहीं काट रहे या कुछ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। तो यहाँ लॉ बोल रहा है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी कंसिडर की जाएंगी। तो जो फॉर्मेलिटीज़ किसी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग होती हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज़ इन दो एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग भी होनी चाहिए। इट मीन्स अगर ये माल इधर से उधर जा रहा है तो इट मीन्स ये यूपी वाली कंपनी दिल्ली को सेल करेगी तो ही मटेरियल दिल्ली जा सकता है, एंड प्रॉपर जो ई वे बिल या दूसरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रिटर्न फाइल करना, टैक्स जमा करना, वो सब होंगी, ठीक है। तो इस सेक्शन का ये इंपॉर्टेंस है। An explanation 2, a person carrying on a business through a branch or a agency or a representational office in any territory shall be treated as having an establishment in that territory। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो बेसिकली बिजनेस कर रहा है एंड उसका कहीं पे कोई ब्रांच होती है, एजेंसी होती है, कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस होता है, तो उनको भी अपने आप में एक सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। तो बेसिकली इस एक्सप्लेनेशन का जो मेन मोटिव है मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है, मेरे कोई क्लाइंट है, लेट सपोज उनका यूपी में भी ऑफिस है एंड दिल्ली में भी ऑफिस है, ये आपको एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो बात करते हैं कि सर हमें दिल्ली से कुछ आइटम सेल करना है, बट वो आइटम दिल्ली की मतलब ब्रांच में नहीं है, वो हमारे यूपी की ब्रांच में है। तो दोनों का जीएसटी बेसिकली अलग होता है, दिल्ली का जीएसटी अलग होगा उस कंपनी का, यूपी का जीएसटी अलग होगा, बट कंपनी एक ही है, ठीक है, बस जीएसटी नंबर अलग लगे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि सर मुझे यूपी से दिल्ली माल भेजना है सो दैट कस्टमर को मैं दे सकूं। तो हम उसको बताते हैं कि अगर आप यूपी से दिल्ली भेजोगे तो आपको प्रॉपर सेल का बिल काटना है, ई वे बिल काटना है, और उसका जीएसटी भी जमा करना है। तो क्लाइंट का वो बेसिकली फीडबैक आता है कि सर ऐसा क्यों, वो तो मेरी कंपनी है, तो मैं बिना जीएसटी या फॉर्मेलिटी किए क्यों नहीं माल भेज सकता। तो हम उनको बताते हैं कि ये बेसिकली लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनकेस आपके साथ भी कोई ऐसा सिचुएशन आती है तो आप भी बताना, देखो लॉ में इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हमें लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना है। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली सारा कुछ हमारी कंपनी है, हमारी प्रॉफिट है, एक्सेट्रा दैट, बट लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली इंट्रा स्टेट के रिगार्डिंग यही 2 सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 1 एंड 2, एंड ये 2 एक्सप्लेनेशन थे। तो सेक्शन 8 भी हम पढ़ चुके हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट दोनों आपको क्लियर होगा। देन हमारा सेक्शन 9 है, ये बात करता है सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर। देखिए सेक्शन 8 एंड सेक्शन 7 बात करते थे अगर आप अदर देन टेरिटोरियल वाटर बिजनेस करते हैं तो, बट इशू तब आता है अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो, तो इंडिया के मैप के मतलब तीनों साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पानी है, ठीक है, तो उसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। तो वहाँ बेसिकली कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि जो बाउंड्री होती है स्टेट की
उसमें बेसिकली आपने देखा होगा दिल्ली की बाउंड्री अलग है, यूपी की अलग है, बट इन केस ऑफ टेरिटोरियल वाटर वहाँ पे लोग इतना नहीं जाते हैं, बट वो बिजनेस के लिए काफ़ी यूज़ में रहती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर टेरिटोरियल वाटर में बिजनेस करते हैं, लेट सपोज कोई बोलता है कि इंडिया में अगर मैं दिल्ली, यूपी या कोई सी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेल परचेज करूँगा तो वहाँ पे मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलते हैं शिप लेके टेरिटोरियल वाटर में और वहीं पे हम बिजनेस करेंगे, वहाँ पे जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने इसको क्लियर करने के लिए कि नहीं जी ऐसा नहीं है, टेरिटोरियल वाटर में जीएसटी नहीं लगेगा या उसमें कोई कन्फ्यूजन हो कैसे लगेगा, तो वो इस सेक्शन में क्लियर किया गया है। वहाँ ये बोला गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। देखिए ये आपको वर्ड ना बार बार सुनने को मिलेगा। इस वर्ड का मतलब होता है कि ये बोल रहा है कि इस एक्ट में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है उससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो इट मीन्स ये बोल रहा है कि जो हम यहाँ बोल रहे हैं वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। ए बोलता है वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर। लोकेशन ऑफ सप्लायर की बात कर रहा है, ठीक है, द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर, ठीक है। अभी लोकेशन की बात करेगा, आगे मैं पढ़ता हूँ। और वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है, इज द टेरिटोरियल वाटर द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड। देखिए आगे मैंने पहले सेक्शन में आपको बताया था ट्रीटेड वर्ड यूज होता था, एक यहाँ पे डीम्ड। डीम्ड मीन्स मान लिया जाएगा, ट्रीटेड मीन्स भी कि मान लिया जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, डजंट मैटर। जब ये वर्ड यूज होता है डीम्ड मीन्स हम तो ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। बी डीम्ड टू बी इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली बोलना चाह रहा है, दो सिचुएशन कवर कर रहा है, या तो लोकेशन की सप्लायर, ठीक है, या प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों में से कोई भी अगर टेरिटोरियल वाटर में है तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका स्टेट क्या होगा, क्योंकि जो जीएसटी लगता है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बेस पे लगता है, लोकेशन के बेस पे। तो ये बोल रहा है उस केस में बेसिकली जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन होगा, जो नियरेस्ट हमारी स्टेट का बेस लाइन होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं मैप के हिसाब से आपको क्लियर करता हूँ, तो लेट्स सपोज ये एरिया है, तो ये अपना कोस्टल वाटर है ये, ठीक है, सब पानी पानी है। तो ये बोलना चाह रहा है सब सेक्शन ये कि या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इधर होता है इस एरिया में, तो उस केस में जो हम स्टेट डिसाइड करेंगे क्या है, तो वो बेस लाइन हम चेक करेंगे। यहाँ पे भी मतलब तरीका होता है चेक करने का कि हम किस एरिया में आते हैं। तो जो भी नियरेस्ट स्टेट की बेस लाइन से हमारा जो लोकेशन होगी हम उस स्टेट को मान लेंगे, यूनियन टेरिटरी को मान लेंगे, ठीक है। तो टेरिटोरियल वाटर के रिगार्डिंग भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो नियरेस्ट स्टेट की बेस लाइन होगी या यूनियन टेरिटरी की बेस लाइन होगी, तो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लोकेशन ऑफ सप्लाई मानेंगे या प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको बेसिकली 3 सेक्शन कराए। सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेक्शन 8 हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड सेक्शन 9 है सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। इन सेक्शन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इनको आप बार बार पढ़ें एंड इनको इमेजिन करें प्रैक्टिकल लाइफ में इनका यूज़ क्या है, अपनी तरफ से एग्जाम्पल मतलब क्रिएट करें माइंड में, एंड फिर आप अपना मतलब उसमें डिसीजन दीजिए कि कब इंटर स्टेट माना जाएगा, इंट्रा स्टेट माना जाएगा, या टेरिटोरियल वाटर में कौन सा मतलब क्या बेस है जिसके बेस पर हम लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो था ये बेसिकली बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था जीएसटी के रिगार्डिंग, एंड आई होप मैं सारा कुछ आपको क्लियर कर पाया हूँ। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। हमने बेसिकली जीएसटी कंसल्टिंग के रिगार्डिंग अपनी ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट की है। इन केस आपको जीएसटी की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं ट्रेनिंग क्लासेस के लिए।